लोकसभा चुनाव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ भी ले ली है। कैबिनेट भी तय हो गई है। अब क्या? अब एक सवाल काफी ट्रेंडिंग है कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा। एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी इस पद के लिए अपने नेता को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू भी गुड़ा भाग में लगी है। तो ऐसे में हम आज के इस वीडियो में पहले तो समझेंगे कि लोकसभा स्पीकर को कैसे चुना जाता है, लोकसभा स्पीकर को चुने जाने की प्रोसेस क्या होती है, साथ में इस बारे में भी बात करेंगे कि ये पद कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और एंड में आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो इस बार इस रेस में हैं सबसे आगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि लोकसभा स्पीकर को कैसे चुना जाता है। नई एनडीए सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून को शुरू होने की प्रोबेबिलिटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सत्र महज 4 से 5 दिनों के लिए ही होगा। इसमें नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलवाई जाने के अलावा नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का इंपॉर्टेंट काम पूरा किया जाएगा। नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले पिछली लोकसभा का स्पीकर का पद खाली हो जाता है, यानी ओम बिरला जो फिलहाल लोकसभा के स्पीकर हैं, नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले स्पीकर का पद खाली कर देंगे। ऐसी कंडीशन में स्पीकर की जिम्मेदारियां प्रोटेम स्पीकर निभाता है, जो चुने हुए सांसदों में सबसे सीनियर होता है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर एक टेम्परेरी स्पीकर होता है जिसे संसद में कार्यवाही मैनेज करने के लिए लिमिटेड टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। इन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता और नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की ही होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। अब वापस से आते हैं लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन की प्रोसेस पर। लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन साधारण बहुमत की ही प्रोसेस से होता है। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी एक पार्टी से ही चुना जाता है। आमतौर पर इस पद को काफी निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में निष्पक्ष हो पाना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है। कई बार जो भी स्पीकर चुना जाता है वो स्पीकर चुने जाने के बाद भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, और कई बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग खुद को अपनी पार्टी से अलग भी कर लेते हैं। 18वीं लोकसभा का सबसे पहला काम है लोकसभा स्पीकर का चुनाव करना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही सांसदों को जल्द से जल्द अपने में से 2 सांसदों को बतौर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुनना होगा। जब उम्मीदवार पर फैसला हो जाता है तो उसका नाम आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री अनाउंस करते हैं। इस तरह ये कंफर्म किया जाता है कि अध्यक्ष बन जाने के बाद उसे सदन के सभी दलों के सदस्यों का सम्मान मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 24 जून को होने की प्रोबेबिलिटी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में कहा है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह 24 और 25 जून को होने की उम्मीद है। अब ये जानते हैं कि स्पीकर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। स्पीकर का मेन काम संसद की चेयरमैनशिप और ऑपरेशंस मैनेज करना होता है। स्पीकर सदन की टोटल मेंबर नंबर के 10वें हिस्से की एब्सेंस में सदन को स्थगित कर सकता है या बैठक को निलंबित कर सकता है। आमतौर पर स्पीकर किसी मुद्दे पर वोट नहीं करता है, लेकिन बराबरी की कंडीशन में वो वोट कर सकता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन में एक वोट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार दल बदल के बेसिस पर पैदा होने वाले लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के विवाद पर फाइनल डिसीजन स्पीकर ही लेता है। स्पीकर को सदन, उसकी कमिटीज और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अब ये समझते हैं कि आखिर इस बार लोकसभा स्पीकर को लेकर सभी सांसद इतने चौकन्ने क्यों हैं। लोकसभा के कैलकुलेशंस और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचातान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 2 बड़े अलाइज टीडीपी और जेडीयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि आगे चलकर अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय एक तरह से जीवन बीमा होगा।
इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वो सपोर्ट देने को तैयार है। एनडीए के पास 543 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत है, लेकिन इंडिया अलायंस अपने चुनावी प्रदर्शन को लेकर एक्साइटेड है। पीएम मोदी के एनडीए का नेता चुने जाने से पहले जिस तरह के संकेत इंडिया अलायंस से आए, उससे लगता है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष जोर आजमाइश कर सकता है। ऐसे में बीजेपी किसी भी उलटफेर की गुंजाइश को लेकर सतर्क रहेगी। अब ये भी जान लेते हैं कि इस बार लोकसभा स्पीकर की दौड़ में सबसे आगे कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे हैं। उनके कैबिनेट मंत्री ना बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इसी बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब ये संभावना बनी है कि ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। बिरला मोदी और शाह के नजदीकी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उधर पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त सपोर्ट किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। मोदी शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं। हालांकि भाजपा का पूर्ण बहुमत में ना आना ही उनके अध्यक्ष बनने में रोड़ा भी साबित हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी स्पीकर पद टीडीपी के पास था। तब जीएमसी बाल योगी स्पीकर बने थे। उनके बेटे जीएम हरीश मधुर टीडीपी से चुनाव जीते हैं। टीडीपी उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाकर दलित नेता को बड़े संवैधानिक पद पर ले जाने का श्रेय ले सकती है। खैर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन लोकसभा का स्पीकर इस बार बनेगा वो 24 या 25 जून को तो फाइनल हो ही जाएगा। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।